Students, hope you are all well and healthy with your family. So, proceeding with the chapter number 12, that is gravitation, today we are going to know how did Newton guess the inverse square rule for gravitation. ये हम इसके लिए रेफरेंस लेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है पेज नंबर 133। किस तरीके से कैप्लर्स के कुछ रूल्स है प्लैनेटरी मोशंस को लेके, मतलब प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड उन्होंने 3 लॉज दिए थे, जिनमें से फर्स्ट लॉ है कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। इसमें उन्होंने कहा फर्स्ट रूल में कि जो एलिप्स होते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे एलिप्स क्या होता है। एक चपटा सर्कल को हम क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं। अब जो ये एलिप्स होता है इसमें 2 फोकाई होते हैं। फोकाई क्या होता है? ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है फोकस का, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जो समझ लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये एलिप्स है। इस तरीके से चपटे सर्कल को हम एलिप्स बोलते हैं। इसमें 2 फोकाई होते हैं। 2 फोकाई मीन्स एक यहाँ पे होगा, इक्वल डिस्टेंस में होते हैं वो, ठीक है। 2 फोकाई होते हैं जो हम कंसीडर करते हैं। जो हमारा जो सन होता है वो कहाँ पे होता है? वो एक फोकाई में होता है, राइट। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एक फोकाई में हमारा क्या है? सन है। ये कहते हैं जो हमारे कैप्लर है उन्होंने कहा फर्स्ट लॉ में, तो उनका जो फोकाई होता है वो दोनों में से एक के पास एक में होता है, ठीक। तो इस तरीके से जो ये एलिप्स होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा एलिप्स क्या होता है। एक चपटा सर्कल को हम एलिप्स बोलते हैं। इसमें 2 फोकाई होते हैं जो इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। इनमें से जो हमारा सन है वो रिसाइड करता है किसमें? एक फोकाई में। तो इसमें कहा गया है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ, जो कैप्लर्स ने फर्स्ट लॉ दिया था, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दस इफ द टाइम of travel from A to B is the same as the from C to D। जैसे कि डायग्राम में आपके बुक में गिवन है कि अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से समझ लेते हैं हम, यहाँ पे एक फोकाई में सन है और यहाँ पे क्या है? हमारे प्लैनेट है। यहाँ पे क्या है? प्लैनेट है। अब ये प्लैनेट जो रिवॉल्व हो रहा है सन के चारों तरफ, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक क्या है? ऑर्बिट है। ऑर्बिट में ये क्या होते हैं? रिवॉल्व होते हैं। इनका जो रिवोल्यूशन का पीरियड है आपको पता है, 1 कंप्लीट जो ये रिवोल्यूशन करते हैं कितना टाइम लगता है इसमें? 365 डेज एंड 6 आवर्स, ओके। इस तरीके के कैप्लर्स के सेकेंड लॉ में कहा गया है, यदि हम सन से एक लाइन ज्वाइन करते हैं, कहाँ तक? उस प्लैनेट तक एक लाइन ज्वाइन करते हैं, कहाँ तक? जहाँ पे वो प्लैनेट है। वो प्लैनेट क्या कर रहा है? जब सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अब जब ये यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है? रिवॉल्व हो रहा है प्लैनेट, तो इसको जितना समझ लीजिए यहाँ पे कितना डेज लगता है? इसको 40 डेज लगता है, ठीक है। 40 डेज में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये 40 डेज का टाइम ले रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगेन ये 40 डेज का टाइम लेगा। तो इनका जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ये स्वीप हो जाएगा। फिर ये रिवॉल्व होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यहाँ पे जाने के बाद ये स्वीप हो जाएगा। तो इस तरीके से इनके बीच का जो ये अंडर एरिया है वो क्या है? कैप्लर्स का सेकेंड लॉ कहता है कि ये दोनों एरिया क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इनमें क्या होता है? इफ़ द टाइम ऑफ ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, सपोज यहाँ पे ए है और ये बी है, यहाँ से यहाँ तक जितने टाइम में पहुँचेगा उतना ही टाइम वो यहाँ से इस पॉइंट में पहुँचने तक लेगा। ये है हमारे कैप्लर्स का सेकेंड लॉ। चलिए अब थर्ड लॉ में देखते हैं कैप्लर्स क्या कह रहे हैं। थर्ड लॉ है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिट पीरियड टी। मीन्स क्या है? यहाँ पे चलिए इस डायग्राम से अब हम क्या करते हैं, इन्वर्स स्क्वायर रूल को फाइंड करने के लिए। अब कैप्लर्स तो सब कुछ बता चुके थे कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे क्या है? सन है। यहाँ पे हमारा क्या है? प्लैनेट है। और यहाँ पे जो सन है एक फोर्स अप्लाई कर रहा है और इधर से प्लैनेट भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बताया था हमारे साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। कैप्लर ने ये बताया कि ये रिवॉल्व होते हैं, बट इनके रिवोल्यूशन को बहुत अच्छे से उसका रीज़न फाइंड आउट नहीं कर पाए थे कैप्लर्स। उनके थर्ड लॉ से सर आइजैक न्यूटन को ये एक आइडिया मिला कि किस तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें काम करता है।
तो उन्होंने बताया कि इसके लिए वो बोलते हैं कि अब एलिप्स को हम यदि यहाँ पे सोचते हैं तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, मतलब हम एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d² को प्रूफ करने में प्रॉब्लम होगी, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/r²। अब इसे प्रूफ करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर एलिप्स को, ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि जो प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऑर्बिट में जो रिवॉल्व होते हैं वो ऑर्बिट बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, एज अ एक सर्कल है। तो सर्कल के लिए यहाँ पे इसका क्या है समझ लेते हैं, हाँ यहाँ पे सन है, सन से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक लेते हैं, ये इसका डिस्टेंस है, क्या यहाँ पे प्लैनेट है जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं, तो इनका ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर मान लेते हैं, इसका रेडियस, राइट। अब सन जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और इस अपोजिट साइड में जो हमारा प्लैनेट है ये भी एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स की वजह से अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखो अगर ये रिवॉल्व हो रहा है तो जो इसकी स्पीड होगी, स्पीड को हम शो करते हैं किससे, v² से, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, स्पीड क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, राइट। स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है। अब यहाँ पे बात होती है जब ये प्लैनेट ये रिवॉल्व हो रहे हैं इसके सन के चारों तरफ, तो इनको एक टाइम टेकन करेंगे, एक टाइम लेंगे, वो टाइम हमारा बता रहा है, वो टाइम क्या है, t है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल T से डिनोट कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जो ये प्लैनेट रिवॉल्व हो रहे हैं इनकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, बट स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे जाएंगे तो क्या होगा, इनका आगे जाने से डायरेक्शन में चेंजेस आएगा, और डायरेक्शन चेंज होगा, दैट मीन्स इनकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है। पर वेलोसिटी क्या है, इनकी वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ओनली किसकी बात हो रही है, स्पीड की, और वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी में चेंजेस होगा मीन्स दैट मीन्स उसके डायरेक्शन में चेंज होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा। वो जो एक्सीलरेशन है वो a = हम लिख सकते हैं v², ये आप लोग 11th में इसका डेरिवेशन स्टडी करेंगे। यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना था, आप लोगों को बताना था इन्वर्स स्क्वायर रूल, इसलिए इसको यहाँ पे यूज किया गया, बट इसको इन डेप्थ नहीं जाएंगे हम। तो हम देखेंगे जो एक्सीलरेशन है, जो ये एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन में चेंजेस की वजह से, वो है v²/r, राइट। तो वो एक्सीलरेशन किस तरफ है, ये सन के डायरेक्शन में। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड लॉ को देखते हैं। थर्ड लॉ में इन्होंने क्या बताया है कैप्लस ने, कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस होता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से प्लैनेट का जो मीन डिस्टेंस है इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड t। वो क्या होता है, इनका जो मीन डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस मीन्स एवरेज डिस्टेंस, मतलब ये जो रेडियस है इसका हाफ ले लेंगे और उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके स्क्वायर के, t के स्क्वायर। t क्या है, जितना टाइम ये टेकन कर रहा है 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो उन्होंने कहा था थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि r³ अपॉन में t², ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट, ये कांस्टेंट होता है। यही चीज़ हमें यहाँ पे देखना है, इसके अकॉर्डिंग ही, इससे ही आइडिया मिला था सर आइजैक न्यूटन को F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² को प्रूफ करने में। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, वी नो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, हम ले सकते हैं यहाँ से। F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतना फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सीलरेशन को। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। अब यहाँ पे हमें v फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, v, हमें नहीं पता है कि v कितना है, राइट, स्पीड इसकी कितनी है, इसको हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, a, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a = v²/r। क्लियर है बेटा, v²/r। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, a = हमने लिख लिया v²/r। अब हम क्या करेंगे, स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड = क्या होता है, देखिए स्पीड कितनी थी इसकी, v माना था हमने, तो हम लिख सकते हैं v = डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितना टाइम इसने टेकन किया है,
वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लिया वो क्या हो गया इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि वी स्क्वायर हमें फाइंड करना, हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2πr अपॉन में t। 2πr एक कंप्लीट क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2πr, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उसने कितना टाइम लिया है t, तो वो हो गया हमारा t। तो इस तरीके से यहाँ पे जो होगा हमारा 2π ये क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t लिख सकते हैं। यदि 2π यहाँ पे यदि कांस्टेंट है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन में t। अब हम इसको दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा हम इसे समझेंगे कि हम इसमें t की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। t की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ कैपलर्स के थर्ड लॉ को क्या कहा था, जो r का क्यूब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं r क्यूब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके हम क्या करेंगे कांस्टेंट लगाएंगे k, ठीक है। ये इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से k क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो हमारा क्या आ गया t की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी r क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी t स्क्वायर। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो t की वैल्यू हमारी क्या आएगी, t स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे r स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके यहाँ पे हमने क्या लिखा k और यहाँ पे r क्यूब लिख सकते हैं। t की वैल्यू हमने यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख दिया r क्यूब, सब्स्टिट्यूट की हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लिख सकते हैं v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन में r क्यूब। अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसको आगे लिख सकते हैं v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, अगर इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन r। तो इस तरीके से यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यदि इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन r। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। अब इस 1 अपॉन r को देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा था f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली थी। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लिख सकते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की जगह में v की वैल्यू कितनी आई है, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन r मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का r रह गया, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन r। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाता है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। तो ये इस तरीके से प्रूफ किया था सर आइजैक न्यूटन ने कैपलर्स के थर्ड लॉ से आइडियाज़ लेके। होप यू अंडरस्टैंड।